गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक नई क्लास स्टार्ट करी है जिसका नाम हमने रखा है डेली जीके जीएस और करंट अफेयर के डोज। यानी कि मैं जो है आपको डेली जीके जीएस करंट अफेयर के डोज देता हूं। और डेली कितने बजे ये डोज मिलता है आपको? डेली सुबह 5 बजे मिलता है। ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो जीके हो, जीएस हो या करंट अफेयर हो। ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं 10 कराता था, फिर 12 और फिर 15। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता रहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का डोज आपके लिए बढ़ता रहेगा। ठीक है। आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, एसएससीजीडी, कांस्टेबल, पुलिस, चाहे वन डे में होने वाला सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का जो लिंक होगा वो मिलेगा टेलीग्राम पर। अगर टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। सुलेमान ने किस राज्य को रुहामा कहकर पुकारा था? रुहामा जो है कहकर पुकारा था, सुलेमान ने पुकारा था। तो कौन सा राज्य को पुकारा था? ये जो पुकारा गया था इनके द्वारा, पाल राज्य को पुकारा था। किसको? पाल साम्राज्य को जो है पुकारा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जो पाल साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई और ये पाल साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में कब आया था, है ना। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि पाल साम्राज्य जो है ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है? ये उत्तर भारत का जो है सबसे, मुझे लगा वहां पर जो है पीपीटी लगी, वहां पर फोटो लगी हुई है पाल साम्राज्य की, पर मैंने नहीं लगा रही थी। कोई दिक्कत नहीं, पर आप समझ लीजिए। वैसे पाल साम्राज्य, क्या बता रहा था मैं, कि पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का जो है वो, मध्यकालीन जब भारत चल रहा था उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। ठीक है। इसकी जो स्थापना थी पाल साम्राज्य की, वो 1750 को मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1750 की मानी जाती है। मैं आपको पाल साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में नहीं। 1174 ईसा तक चला पाल साम्राज्य, ये बताया जाता है। ठीक है। और पाल राजवंश ने, ये भी कहा जाता है कि भारत के पूर्व भाग पर एक विशाल साम्राज्य बनाया था। ठीक है। और ये जो साम्राज्य इन्होंने बनाया था उसका वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला था। उस समय वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला था, ये माना जाता है। अब जो पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म जो था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या बढ़ा था? बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है। और पाल राजा हिंदू तो थे, परंतु वह बौद्ध धर्म को भी मानते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। साथ में पाल राजाओं का जो समय था वो बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण देता था, बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था। ठीक है। और पाल राजाओं ने ही बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं, जो कि इतिहास में अंकित है। आप पढ़ सकते हैं, आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। ठीक है ना। अब जो पाल राजाओं थे, पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बौद्ध धर्म के तो अन्य थे, बौद्ध धर्म को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन ये थे एक हिंदू धर्म से। ठीक है ना। शिक्षा के लिए इन्होंने विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया था। ठीक है। वही पूर्व मध्यकालीन राजवंश इनका था। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में बताया जाता है, हर्षवर्धन के काल के बाद ही समस्त उत्तर भारत में राजनीति, सामाजिक और आर्थिक जो है गहरा संकट उत्पन्न हो गया था उस समय। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस समय गोपाल जो थे उन्होंने बंगाल में एक स्वतंत्र और जो है राज्य घोषित भी करवाया था। ये उस समय की बात है कुछ। ठीक है ना। अब ये जो सुलेमान की बात मैंने आपसे करी थी, सुलेमान, सुलेमान कौन था? एक जैसे इसमें जो था पाल साम्राज्य में धर्मपाल थे, देवपाल थे, महीपाल थे, उस तरीके के राजा आए थे। जैसे हर हर पीरियड में आए वैसे इसमें भी आए थे। ठीक है। तो इसमें भी जो है धर्मपाल करके एक राजा आया था। गोपाल के बाद बताया जाता है कि पाल राजा जो थे वो गोपाल, उसके बाद धर्मपाल आए थे। तो मतलब पहले पाल राज्य की स्थापना गोपाल, मतलब जो है किसने करी थी? पाल ने ही करी थी। फिर उसके बाद जो है धर्मपाल, मतलब गोपाल ने करी थी। उसके बाद जो है धर्मपाल आ गए थे, उन्हों का शासन चला था। तब गोपाल के बाद इसका जो पुत्र था धर्मपाल, वो सत्ता में आया था उस समय 770 में। कब आया था? 770 में आया था। ठीक है। और धर्मपाल ने 40 वर्ष तक शासन करा था। कितने वर्ष तक शासन किया था? 40 वर्ष तक। ठीक है। और ये जो है अपने पूरे टाइम पीरियड में, धर्मपाल जो था जब ये राजा बना था 770 में, देखिए इसका जो पिता था, वो, उसके जो पिता थे वो एकमात्र सैनिक थे किसी किसी राजा के, वहां पर एक छोटे मोटे सैनिक थे। अब एक सैनिक का बेटा राजा बनेगा, ये कहना बहुत असंभव वाली बात है। आज मैं आपको 770 की कहानी बता रहा हूँ, 750 की कहानी बता रहा हूँ, 450 ईसा की कहानी बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितने पुरानी कहानी है ना। तो उस समय राजा का बेटा, मतलब एक मंत्री का बेटा राजा बनेगा, ये असंभव वाली बात हो जाती है। लेकिन उस समय कुछ
कठिनाइयों के आर्थिक संकट के कारण कह सकते हैं कि गोपाल जो था उस समय उसको राजा बना दिया गया था। उसके बाद उसका साम्राज्य चल गया। जब साम्राज्य चला तो धर्मपाल राजा बना 770 में। जब वो बना तो वो अपने पूरे शासनकाल में उसने क्या करा, वो कन्नौज के लिए हमेशा वो युद्धों में लड़ता रहा, जिसे तृतीय युद्ध भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो होता जो पाल राजा, राष्ट्रकूट राजा और दक्कन के राजा उसके बीच हुआ था, उसको कहा जाता है। तो वो हमेशा उस चीज में उलझा रहा हमेशा। ठीक है, और कन्नौज की गद्दी को पाने के उसमें चलता रहा। उसी समय इनके दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था क्या, जिसका जो नाम था वो था सुलेमान। ठीक है, और सुलेमान ने ही कहा था इनको वह। ठीक है, तो आई होप आप इस पूरी स्टोरी को अच्छे से जाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से विदित होता है कि नागाभट्ट द्वितीय ने तुरुस्क तथा सेंधव को पराजित किया था। तो ये कौन सा है, ये ग्वालियर का अभिलेख है। ठीक है, किसका, ग्वालियर के अभिलेख से ये पता चल जाता है कि जो नागाभट्ट द्वितीय था, याद रखिएगा इमेज में है नागाभट्ट द्वितीय, इसने तुरुस्क और तथा सेंधव को पराजित किया था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्वालियर का उसमें बताया गया है, तो देखिए नागाभट्ट जो द्वितीय था उसका ग्वालियर ग्वालियर वाला जो अभिलेख है उसमें थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है, उपलब्धियों के बारे में उल्लेख करा हुआ है। आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कलिंग, मत्स्य, वत्स्य और तुर्क शासकों को हराया था। ये भी इसकी किताब में लिखा हुआ है, मतलब ग्वालियर अभिलेख में बता रखा है। ठीक है ना, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुरोहित बलि नहीं देगा तो सूर्य उदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो यदि पुरोहित बलि नहीं देगा तो सूर्य उदय नहीं होगा, ये लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण के अंदर, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णन करा हुआ है एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद है, उसी तरीके से शतपथ ब्राह्मण वेद है, ग्रंथ है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि पुरोहित बलि नहीं देगा तो सूर्य उदय नहीं होगा। अब शतपथ ब्राह्मण में किसका वर्णन है ये आपको पता होना चाहिए। तो शतपथ ब्राह्मण उन ग्रंथों में से एक है जिसका शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। ठीक है, किससे, यजुर्वेद से। अब वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन इसमें फर्क है। इसमें जो है इसमें जो शामिल है ना, वो सृष्टि के मिथक और मनु के प्रलय शामिल बता रखे हैं। शतपथ ब्राह्मण का अर्थ भी बता रखा है। शतपथ ब्राह्मण का अर्थ पूछा जाता है तो 100 पथों का ब्राह्मण, इस तरीके से माना जाता है। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ग्रंथ में कहा गया है कि भैया यदि पुरोहित बलि नहीं देगा तो सूर्योदय नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का जिसमें विभिन्नता पाई जाती है? घरों का आकार। क्या पाई जाती है? घरों का आकार। अब घरों का आकार क्या है, इसके ऊपर भी ध्यान से समझिए। हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि आज से 2500 साल पहले वाली सभ्यता है ना। 250 साल पहले, मतलब 250 साल पहले सभ्यता वाली बात कर रहे हैं हम लोग। या हम ये भी कह सकते हैं कि मानव सभ्य जो बना वो इस सभ्यता से बना। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभ्यता आज की सभ्यता से पूरी पूरी मेल खाती है। क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो सभ्यता है वो आज की सभ्यता से पूरा पूरा मेल खाती है। या हम ये कह सकते हैं कि आज की सभ्यता पहली वाली सभ्यता से मेल खाती है, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो घरों का आकार में केवल विभिन्नता पाई जाती है, बाकी किसी में कोई विभिन्नता नहीं देखी जाती। नगर योजना सबकी समान थी, हर जगह की समान थी। ईंटों का आकार बराबर होता था, ऐसा कुछ नहीं कि ईंटों का आकार बराबर ना होता हो। बांट एवं नाप प्रणाली बिल्कुल ठीक थी। अगर किसी को जो बांट पे बड़े व्यक्ति को दिया जाता था वही बांट में छोटे व्यक्ति को भी दिया जाता था। लेकिन घरों के आकार में जो है विभिन्नता थी। आज के समय में भी तो यही होता है ना, कि एक गरीब का घर और एक अमीर का घर, उस समय भी कुछ ऐसे ही था। एक था निचले स्थल पर बनाया गया घर, एक था ऊंचे स्थल पर बनाया हुआ घर। ठीक है, ये वहां पर अनुमान लगाया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजों का पता लगा एक अनुमान है, पुष्टिकरण नहीं है, बस एक अनुमान है। ठीक है, तो एक अनुमान लगाया जाता था कि ऐसा हो सकता है कि बड़े घरों में अमीर लोग रहते थे और छोटे घरों में गरीब लोग रहते थे। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी नगर योजना सेम थी, नाली प्रणाली से मतलब पानी का जो
विलय होता था वो सेम था, है ना, बाकी चीज सब सेम थी, लेकिन विभिन्नता पाई जाती है घरों के आकार में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं यहाँ से पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहा हूँ 5वें क्वेश्चन से। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद पूछा जाता है, आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। 356 आर्टिकल कौन सा है? 356, यानी कि अनुच्छेद 356 इस बात का पुष्टिकरण कर देता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 इस बात का पुष्टिकरण कर देता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य सरकार के संविधान के मुताबिक कार्य न करने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 6 माह तक लगाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, अगर आवश्यकता पड़ती है तो पड़ने पर इसे अधिकतम 1 वर्ष तक लगाया भी जा सकता है। तो 356 जो है इसका प्रयोग कर राष्ट्रपति इस चीज का प्रयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है मैंने समझा दिया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब करी गई थी? 1961 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1961 में करी गई थी। अब राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में, देश के उस समय पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी अध्यक्षता में होता है। ठीक है, मतलब उनकी अध्यक्षता में हुआ। इसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसी समय से होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1961 में इसका स्थापना करी गई थी। उसी समय से, उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। क्लियर हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन मैंने आज जरूर रखा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने जब देखा कि एग्जाम में आता है तो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। तो काल क्रम में इसको लगाने की बात कर रहा है, तो आप कैसे लगाएंगे? अब आपको यहाँ पर क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया। देखिए, कभी भी किसी भी चीज को मत छोड़ो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हो कि कहां से पूछेगा। अगर कोई ये अनुमान लगा सकता है कि कहां से पूछेगा, तो फिर वो मूर्ख है। ठीक है, क्यों मूर्ख है? क्योंकि पेपर में जाकर हकीकत पता चल जाती है। ठीक है, अब ऐसा कोई अनुमान लगा सकता है। अब आप कभी जैसे आप याद करेंगे कि भाई हाँ, उत्तराखंड 2000 में बना था, है ना, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश 1970। अब इसको याद करेंगे और किसी को जाकर आप ऐसे बताएंगे तो आप पे हंसेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, ये तो पूछा ही नहीं जाता, है ना, ये नहीं पूछा जाता। बिल्कुल सही बात है। आपसे ये थोड़ी पूछेगा उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, नहीं, आपसे कालक्रम में पूछेगा। कालक्रम में बताओ, एक साथ पूछेगा सबका, तो वहां पर आपकी वो नॉलेज याद आती है। तो देखिए, केरल की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब इन्हें कालक्रम में समझिए। केरल की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने क्या कहा, केरल की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में केरल की स्थापना हुई थी, यानी कि इन सब में सबसे पहले केरल आएगा। जाहिर सी बात हो गई। एक तो यहां पर क्लियर करिए कि आपको अगर इसमें से किसी के बारे में थोड़ा भी डाउट हो तो पहले उसको लिख लीजिए एक साइड में। तो 1956 में हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र की स्थापना करी गई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। क्लियर हो गया, 1960। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक 10 साल के बाद हिमाचल प्रदेश की हुई, 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में हुई। और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद मणिपुर की स्थापना कर दी गई 1971 में। कब करी गई? 1971 में। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो 1950, 1960, 1970, 1971 में ये इसका सही कालक्रम है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो किसमें करा गया था? प्रस्तावना में। ए बिल्कुल राइट आंसर है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से आपकी जो है आज इकोनॉमी मैंने स्टार्ट करी है। ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, यानी कि इको का क्वेश्चन है। G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? बताइए, G3 अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान। कौन सी है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान जो है ये G3 क्या मानी जाती है? G3 अर्थव्यवस्था इनको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, और जापान की अर्थव्यवस्था G3 अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रेटर 3 इसको कहा जाता है। ठीक, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की
करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? कौन सा करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है और इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1 जनवरी 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना करी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा, 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? ये जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? वो हुई थी कृषि लागत और मूल्य आयोग की। बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में क्या भारत निर्माण में साझेदारी नहीं है? तो क्या नहीं है? प्राइवेट उद्यमी। कौन से प्राइवेट उद्यमी? ये भारत निर्माण में साझेदारी नहीं निभाते हैं प्राइवेट उद्यमी, यानी कि भारतीय निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चलाया गया कार्यक्रम जो कि 2005 में शुरू हुआ था, ये भारत सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज्य संस्थाएं जो होती है उन्हें संयुक्त कार्यक्रम है। और 6 अवयव इसमें आते हैं, सड़क, पानी, बिजली, गृह, सिंचाई, टेलीफोन, संचार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? ये 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में क्या जानते हैं, कब हुआ था? और ये जो शुरुआत में इसमें 7 साल के लिए रखा गया था, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। वैसे इसकी शुरुआत 7 साल के लिए हुई थी, लेकिन आगे भी इसको अभी चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। चलिए अब यहां से करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा करी है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा, ए इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की आज जो है मतलब घोषणा करी है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन, किस देश ने शॉट गन विश्व चैंपियनशिप की ट्रैप टीम जूनियर पुरुष प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करा है? ये भारत ने करा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय जो है जोड़ी ने मिलकर जो है ये कारनामा करा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेटर हैं जिसने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, मैं ये जो है झूलन गोस्वामी, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, और अब तक महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, झूलन गोस्वामी जी का, है ना। साथ में आईसीसी रैंकिंग में वह गेंदबाजी में नंबर 1 पर रह चुकी है। इसके अलावा इनका नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है और हाल ही में क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आप इन अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो, कुछ आपको लगा हो मैंने नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपको क्विज मिलते रहते हैं। एक दिन में हम लोग आपके कम से कम 45-50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो हमारा साथ जरूर दीजिए। ठीक है, और कहीं पर आपको लगता है डाउट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की आज की जो है वोकैबुलरी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।